हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये आज हम हमारी जो क्लास 8th की ज्योग्राफी चल रही है उसका आज हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेज वो कंप्लीट हो चुका है। ये आपकी डेली इवनिंग में 5 o'clock क्लास हो रही है। कल किसी वजह से किसी पर्सनल रीजन की वजह से कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, लेकिन अब से आपकी क्लास रेगुलर होगी। ठीक है, तो इस वीक में हमारा ये क्लास 8th और इसे मॉर्निंग में 11 बजे आपकी क्लास हो रही है क्लास 6 की ज्योग्राफी की। तो आपका ये क्लास 6 और क्लास 8 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 7 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीक में आपकी ज्योग्राफी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। पॉलिटी ऑलरेडी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ आपकी हिस्ट्री बचेगी। उसके पास हम पूरा फोकस अपनी हिस्ट्री पर करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी PYQs हैं वो भी सब हम नेक्स्ट वीक में अपने स्टार्ट कर देंगे। तो इस चैप्टर को हम पढ़ना स्टार्ट करते हुए मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि NCERT बुक पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस बुक की रीडिंग करें, क्योंकि चाहे आपको आपका मीडियम कोई भी हो, चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश, अगर आप उसकी रीडिंग करेंगे ना तो आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आने का है, क्योंकि हिंदी में आपको नहीं समझ में आनी चाहिए जब तक आप उसका मतलब नहीं समझेंगे। तो चैप्टर इनको पूरा पूरा पढ़ाने का मतलब यही है कि आप इस वीडियो को एक बार देखें और जो उस कंटेंट का जो पूरा सार है, उस चैप्टर का जो पूरा सार है वो आपको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में आपको समझाया था। लैटिट्यूड को बहुत मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया, लॉन्गिट्यूड को बहुत सिंपल लैंग्वेज। आपको उस टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए, आपका एग्जाम निकलना चाहिए, ये आपका मेन मोटिव होगा। तो इसी तरीके से मेरा पढ़ाने का मतलब यही है कि जो भी आप कुछ पढ़ें वो आपकी एक बार में समझ में आए। ये नहीं है कि मैं अननेसेसरी बुक्स की रीडिंग करा दूं आपको और उनको आगे मैं बढ़ाती रहूं, उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं आपको समझा रही हूँ, उसका मतलब यही है कि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है क्लास 8 की ज्योग्राफी का। चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लैंड, इसको हम बोलेंगे लैंड, इसको हम बोलेंगे सॉइल, इसको हम बोलेंगे वाटर। प्राकृतिक वनस्पति को हम बोलेंगे नेचुरल वेजिटेशन और वन्य जीवन संसाधन को हम बोलेंगे एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में बताया गया है कि दो अलग अलग गांव हैं, दो अलग अलग जगह में रहने वाले लोगों की दिनचर्या क्या है, उनका रहने का तरीका क्या है, वो सब कुछ अलग अलग आपको बताया गया, उसका डिफरेंस आपको बताया गया है। चलो पहले समझ लेते हैं। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है, क्योंकि वो बहुत दूर जाती है पानी लाने के लिए, तो उसको आने में जाने में टाइम लगता है। उसके बाद वह अपने घर की काम में अपनी माँ की हेल्प करती है और अपने भाइयों की, जो उसके भाई बकरियों की देखभाल करते हैं, उसमें हेल्प करती है। पूरे परिवार के पास उनकी छोटी सी झोपड़ी के चारों ओर जो चट्टानी भूमि है उसका एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वो इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद वो सेम और मक्का उगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उस चीज को पूरे साल नहीं खा पाते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा इन्होंने बताया है कि पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। तो पीटर की जो फैमिली है वो एक अलग लेवल की है, एक अलग तरीके से वो रहते हैं, और जो ये ऊपर वाली जो लड़की थी इसका जो परिवार है वो एक अलग तरीके से रहता है। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण, मतलब जहाँ ये दोनों रह रहे हैं वहां उनकी भूमि भी अलग है, उसकी क्वालिटी भी अलग है, जो मृदा है जहाँ पर जो सॉइल है वो भी अलग है, जो वाटर है अलग है, जो एक नेचुरल वेजिटेशन है वो भी अलग है, और जो टेक्नोलॉजी है उसका जो उपयोग हो रहा है वो भी अलग है।
इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। मतलब जो जो रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल है उसके हिसाब से ही वो इन दोनों को अलग बनाते हैं। अब क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। जो शेष जो बचता है लेफ्ट होता है वो 70% भूमि पर है, या तो फिर जनसंख्या वह निर्जन है, मतलब सिर्फ बहुत ही कम पोर्शन ऐसा है जो यूज हो रहा है, मतलब ज्यादातर तो पानी ही है। उसके बाद आती है भूमि। भूमि होता है लैंड। हम महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। मतलब जो पूरा उसका एक तरीके से क्षेत्रफल है उसमें से 30% ही है जो भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। इस 30% में भी ऐसा नहीं है कि जो 30 का 30% है ये हम कंप्लीटली यूज कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें से भी बहुत सारा पोर्शन तो ऐसा है जो कि यूजलेस है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। इसकी वजह से ही जो जनसंख्या है वो कहीं पर बहुत ज्यादा है और कहीं पर बहुत कम है। ऊबड़ खाबड़ शिलाकृति पर्वतों के तीव्र ढाल जो है, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र है, मरुस्थल के क्षेत्र हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा वनों के क्षेत्र हैं, तो वो क्या है, वो विरल और निर्जन है। उर्वरक मैदानों में, नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र है। मतलब जहां पर पानी भी है, मैदान भी है, तो वहां की जो मिट्टी हो गई वो उपजाऊ हो गई। उपजाऊ होने की वजह से वहां पर कृषि खेती बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर बसे हुए हैं। ठीक है, ये बता रहा है। अब बात आती है भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि, वानिकी, खनन, सड़कें और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। मतलब इन चीजों में हम अपनी लैंड को यूज करते हैं, इसलिए इसे भूमि उपयोग करते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? मतलब दो फैमिलीज आपने पढ़ ली, दोनों फैमिलीज में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब आपको इंडिविजुअल लिस्ट बनानी है कि किस परिवार में भूमि योग किस तरीके से था। तो भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे कि स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। मतलब एक तो हो गई अपनी जो निजी भूमि होती है वो व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, मतलब उनकी पर्सनल जमीन होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई उसके पास 100 बीघे जमीन है, उसके पास 50 बीघे का खेत है, या इतनी प्रॉपर्टी यहाँ पर ले ली, इतनी प्रॉपर्टी यहाँ पर खरीद ली, तो वो किस में आएगा, वो निजी भूमि में आएगा, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। और जो सामुदायिक भूमि होती है वो भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है, मतलब एक ग्रुप में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे कि चारा, फलों, नट, औषधीय बूटी को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। मतलब ये ग्रुप में होती है कुछ लोगों का, जिसको हम साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, कि साझा मतलब शेयर कर लेना। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, इसलिए भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए एक प्रमुख खतरा है। अब जैसे कि इस इमेज में आप समझ सकते हैं बहुत इजीली, ये इमेज बनी है, यहाँ पर झोपड़ियां बनी हुई, यहाँ पर लोग रहते हैं, यहीं पर उनका खेत है, यहीं पे वो काम करते हैं और यहीं पे रहते हैं आसानी से, उनके पशु जानवर सब यहीं रहते हैं। यहाँ पर अब क्या हुआ है, चेंज हो गए हैं, ट्रैक्टर्स आ गए हैं, पक्के घर बन गए हैं झोपड़ी की तरह, बिजली की फिटिंग आ गई है, लाइट आ गई है यहाँ पर घरों में, ये हो गया है। खेत अभी भी यहाँ पर थोड़े बहुत है। अब क्या हो गया है, यहाँ पर पूरी रोड बन गई है, चौराहा बन गया है, अलग अलग बिल्डिंग्स बन गई हैं, गाड़ियां आने जाने लगी हैं। तो जो यहाँ पर खेती हो रही थी इसका ये इतना पोर्शन ऑलमोस्ट कम सा ही हो गया है। उसके बाद इसमें और चेंजेस आते हैं, तो क्या होता है, देखो कितनी सारी बिल्डिंग्स बन गई हैं, पास पास बन गई हैं, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है,
लाइट्स लग गई और इस स्पेस में पार्क बन गया, बच्चों के झूले लग गए हैं। तो आप देख सकते हैं इस इमेज से लेके इस इमेज में कितना डिफरेंस हो गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कुछ तरीके हैं। अब क्या है कि भूमि का संरक्षण किस तरीके से किया जाए। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है, उसमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज का स्टोरेज किस तरीके से कर सकते हैं, इसका बचाव किस तरीके से किया जा सकता है। तो उसके लिए इन्होंने बताया है कि उर्वरकों के विनियमित उपयोग, अतिचारण पर रोक, भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके, कुछ बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनको यूज करके आप उसका संरक्षण कर सकते हो। उसके बाद आती है मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मतलब जो धरती पर जो एक पतली सी परत होती है उसको मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। जब उसे प्रॉपर तरीके से खनिज मिलेंगे और जैव पदार्थ मिलेंगे, जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, तब वो उसको उपजाऊ बनाता है। मतलब वो और भी ज्यादा अच्छे से फसल वहां पर पैदा हो सकती है। ये यही बता रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं अपक्षय क्या होता है। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना, उसको हम क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं। और क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मतलब ये जितनी भी नेचुरल चीजें हैं ना, ये आपकी खत्म तो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन उनको दोबारा बनने में ना जाने कितना समय लग सकता है, कई हजार साल भी लग जाते हैं। ऐसे ही हमारा पेट्रोल डीजल है, तो उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर हम मृदा को निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे कि जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण कर दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावत, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारंपगम्यता को निर्धारित करता है। ठीक है, यहाँ पर इसके कुछ कारक थे इसको जो प्रभावित कर रहे थे। अब यहाँ पर बात कर रहे थे मृदा निर्माण के कारक। अब मृदा निर्माण के क्या क्या कारक है? मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक, शैल का स्वरूप और जलवायु के कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों में ये अलग अलग हो सकता है। मतलब किसी एरिया में ये कुछ होता है और किसी एरिया में ये कुछ होता है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 प्रमुख खतरे हैं। मतलब यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो ये जो हमारी मृदा है, आपने सदगुरु का भी एक कैंपेन देखा होगा जिसमें वो सेव सॉइल करके उन्होंने लगाया हुआ है। वो इसीलिए है कि किस तरीके से हम अपनी मिट्टी को, मृदा को बचा सकते हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा का निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलक, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मतलब इन ये रीजन है जिनकी वजह से जो ये मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, मतलब वो खत्म होती जा रही है, उसकी जो क्वालिटी है वो खत्म हो रही है। तो इसके लिए जो इसके आप इसको बचा सकते हैं, वो किस तरीके से बचा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर कुछ विधियां दी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में भी आप दे सकते हैं वेदिका फार्म, समुच्चरेखीय जुताई, और जैसे कि यहाँ पर मल्च बनाना। ये क्या होता है, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे कि प्रवाल के ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। ठीक है, दूसरा इन्होंने तरीका बताया है वेदिका फार्म।
चौड़े समतल सोपान और वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवास और मृदा अपरदन कम होता है, जिसे कि हम 2.5 में देख सकते हैं। 2.5 हो गया आपका ये वाला, ये वेदिका फॉर्म है। अब ये हो गया समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, जैसे कि ये इस तरीके से वहां पर बना दिया जाता है। रक्षक मेखला तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। मतलब यहाँ पर जो पेड़ होंगे ऐसे नहीं कि कहीं भी लगा दिए, एक लाइन में प्रॉपर तरीके से ये पेड़ यहाँ पर लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बना दी जाती हैं, जिसमें कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं। एक एक्टिविटी है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर कुछ लगा लिया तो उसको किस तरीके से यहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नलियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जा सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं वाटर की। क्या आप जानते हैं 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 से भी अधिक हो गई है। अब क्या आप जानते हैं टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। अगर आपके घर में कोई भी टैप लीक हो रही है तो अब आप ये जान लें कि अगर वो टैप लीक हो रही है तो एक साल में वो 1200 लीटर जल वेस्ट जा रहा है। तो जो टैप लीक कर रही है या तो आप उसको ठीक कराएं तुरंत, या फिर उसके नीचे कोई ऐसा बर्तन रख दें जिसमें वो जल एकत्रित हो सके, और फिर आप उस जल का उपयोग चाहे तो आप पेड़ पौधों में देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन में यूज कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, सब्जी बर्तन धोने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वेस्ट नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जल की, मतलब वाटर की। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए हम इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब सॉल्टी है। लवणीय मतलब बहुत ज्यादा सॉल्टी है। आलवण जल जो केवल है वो 2.7% ही है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों, हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी वहां तक पहुंच जाएगा, वो इन चीजों में यूज किया हुआ है। केवल 1% आलवण जल उपलब्ध है। मतलब आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 1% ही है जिसको हम यूज करते हैं और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। कितना? 1% ओनली। यह भूम जल नदी और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। चलो आगे देखते हैं। इसलिए आलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। मतलब ना ही तो हम जल को बढ़ा सकते हैं और ना ही उसको घटा सकते हैं, वो जितना है उतना ही रहेगा। इसकी प्रचुरता में विविध प्रतीत होते हैं क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। मतलब आपने लास्ट के चैप्टर्स में वो देखा होगा ना कि किस तरीके से पानी आता है, फिर वो स्टोर होता है, फिर वो वाष्प बन के ऊपर चला जाता है, बादलों में हो जाता है, फिर वो वर्षा के थ्रू फिर नीचे आ जाता है। तो ये जो साइकिल है ये उसकी बात हो रही है। ये जो साइकिल है वो निरंतर चलती रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल हमने पढ़ा भी था। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादक प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों और बांधों को जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग में किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ती नागरिकरण और बेहतर जीवन स्तर में होता रहा है। मतलब इससे क्या होगा, जल भी
जो आपका बेहतर होता है वो जीवन का स्तर है। ठीक है, अब क्या आप जानते हैं, क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। मतलब उसके वहां पानी आता नहीं है, उसको पानी खरीदना ही पड़ता है। अब जल उपलब्धता की समस्या है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस करनी पड़ रही है? विश्व के बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर जल की कमी है, वाटर शॉर्टेज है। अधिकांश वो कहाँ कहाँ पर है? अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग है, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको है, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। मतलब वहां पर जो जल है वो उसको यूज नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा सॉल्टी, लवणीय मतलब सॉल्टी वाटर है। अलवणीय जल जो होता है जिसको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, तो ये वाले शहर कुछ ऐसे हैं, कंट्रीज ऐसी हैं तो यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी तथा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो जाता है। मतलब आप ये देख सकते हैं कि ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जल की कितनी कमी है। अब जल संसाधनों का संरक्षण, इनका संरक्षण हम किस तरीके से कर सकते हैं? आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित एवं आंशिक रूप से शोधित वहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल नियामकों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक है। अब इस लाइन को आप समझिए, आपको अगर ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे, बट इस लाइन का मतलब क्या है कि जितना भी आपका वेस्टेज होती है, जितनी भी कृषि रसायन होते हैं, जितने भी केमिकल्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो जल में ही छोड़े जा रहे हैं। तो जो एक फ्रेश जल है, जो एक पीने लायक जल है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस जल को वो दूषित कर रहे हैं। अगर इनके जैसे कि कहते हैं ना कि गंगा जी में भी इतना सारा केमिकल्स डाले जा रहे थे, ये सब था। अब तो गंगा की शुद्धता के लिए भी इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़नाशक जल को प्रदूषित कर देते हैं। मतलब जितने भी केमिकल्स होते हैं वो जल को गंदा कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव न्यूनकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और इन प्रदूषकों को जल निकाय से छोड़ने से पूर्व बहिस्राव की उपयुक्त विधि से शोषित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जाता है। अब क्या होता है कि जितने भी केमिकल्स होते हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा होता है कि यही पानी आता है तो लोग क्या करते हैं, उसका यूज करने लगते हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी ये दूषित जल होता है, वो सब उनके अंदर चला जाता है, उनके शरीर में दुनिया भर की बीमारियां लग जाती हैं। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर यही बात हो रही है कि कुछ टेक्निक्स को यूज करके उसको साफ किया जाता है और जो ये प्रदूषण हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। वन्य और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को संचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण के होने वाले जो जल की हानि हो रही है उसको रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई कराना अधिक प्रभावी विधि है। मतलब ये एक टेक्निक है जिससे कि जो फसल होती है उसके ऊपर सिंचाई करी जाती है। वाष्पीकरण के अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की डिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। मतलब यहाँ पर आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताई जा रही हैं जिस तरीके से आप वाटर को सेव भी कर सकते हैं और उसका ज्यादा से ज्यादा यूज भी कर सकते हैं। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जाता है। मतलब जब आप सिंचाई कर रहे हैं या जब आप एक तरीके से कुछ काम कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से आप रोक सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्प्रिंकलर विधि ये वाली है, इस तरीके से आपने फुहारा चला दिया ऊपर की तरफ, तो यहाँ जितनी भी फसल होगी वो सब में पानी चला जाएगा। अब क्या आप जानते हैं, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संरक्षण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगियों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफी होता है। अब ठीक है, आपने भूमि भी पढ़ लिया, आपने मृदा भी पढ़ लिया, आपने जल भी पढ़ लिया। अब आप पढ़ रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। ये क्या होता है? स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है।
अध्यापिका जो उसकी टीचर थी, उन्होंने कहा कि हाँ यह जूट से बना है। तो क्या आप उन टोकरियों, दीप छात्रों, कुर्सियों को देखते हैं? ये बेंत और बांस की बनी हुई है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बांस की खेती होती है। जैसे रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी, यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो कि शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए थे कि पौधों में हमें अनेक विभिन्न उत्पादक प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिन्हें हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे कि हम सांस लेते हैं, और फसलों को उगाने के लिए भी जो आवश्यक मृदा की सुरक्षा वो करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेस, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों का असंख्य उपयोग, उसमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये चीजें एक दूसरे से लिंक कर रही हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव रूप आते हैं। इसमें से हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे कि मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मत्र जीव जंतुओं को खाने के लिए एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे हों, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। इसका मतलब क्या होता है कि जो छोटी चिड़िया है वो भी किसी कीड़े वीड़े को खाएगी, जो बड़ा गिद्ध है, बाज है, वो भी किसी को खाएगा। तो क्या होता है, ये एक साइकिल है जो कि चलती रहती है। यहाँ पर यही बताया गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आप जानते हैं, क्या आपको इसके बारे में पता है? भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसी पीड़ानाशी के लिए किया जाता है, उनके अपमार्जक उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास भी किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये गिद्ध की इमेज है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर बात हम करते हैं प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण किस तरीके से होता है? वनस्पति की विधि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व के वनस्पति के प्रमुख प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जाता है, जैसे कि वन, घास, तल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां, गुल्म उगते हैं। मतलब ये एक तरीके के पेड़ पौधे हैं जो कि वहां पर उगते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार के क्षेत्रों में पेड़ पौधों की जड़ गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइचिन सम्मिलित होते हैं। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पेड़ों को बहुत ज्यादा काटा जा रहा है, पेपर्स को वेस्ट किया जाता है, इसके संरक्षण की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक पौधे को पेड़ बनने में बहुत साल लग जाते हैं और आप उस पेड़ को 2 मिनट में काट देते हैं। तो सोचो अगर आप इस तरीके से करने लगेंगे तो ये कितनी लंबी प्रक्रिया होगी, कब आप पौधे लगाएंगे और कब वो पेड़ के रूप में परिवर्तित होंगे। अब इस इमेज में आप देख सकते हैं कि सुनामी के बाद यहाँ पर वनों की किस तरीके से हानि हो गई। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये अब यहाँ पर बताया गया है।
वन हमारी समुदाय पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पानीतंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं की प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित और संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने के कगार पर हुई हैं। मतलब कुछ ऐसी ऐसी जातियां भी हैं पशु पक्षियों की जो कि अब लुप्त ही हो रही हैं। मतलब वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल, भूस्खलन में भी कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ घास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पशु की खाल हो गई, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का शिकार किया जा रहा है। तो इनसे जो कुछ जंतु है वो तो मतलब लुप्त ही हो जाएंगे। तो कुछ जंतु जो है जैसे कि चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है।